So in this video we will completely learn about CNS pharmacology. जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि ये पूरा CNS फार्माकोलॉजी जो कंप्लीट हो जाए। आई विल ट्राई। तो सबसे पहले जो CNS फार्माकोलॉजी होता है उसमें आप नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा वो दो भागों में डिवाइड होता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोग ANS में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि CNS में क्या आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर क्लासिफिकेशन। जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनमें से कौन सा जो है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। इसको कोई नहीं पूछता क्योंकि ये दोनों है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक ये है कि जो भी 8 आ जाएगा लास्ट में, 8, ठीक है, वो क्या होगा, एक्साइटेटर होगा। जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, एस्पार्टेट हो गया, और जो गाबा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, और जो डोपामीन हो गया, ये सब क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा आई गेस। देखिए CNS फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि कभी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है और कभी ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो ज़्यादा हो जाता है। इनके ज़्यादा या कम होने से क्या होता है, डिजीजेस होती हैं। तो हम लोग इनको देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। इसमें मैंने अपना भी जो क्लासिफिकेशन है वो भी ऐड किया है ताकि आपको कुछ आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। जो जनरल एनेस्थेटिक अब पढ़ते हैं, देखिए एक होता है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। वो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। ये बेसिकली क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये, ठीक है। अब जनरल एनेस्थेटिक जो होता है उसमें एनेस्थीसिया के कुछ स्टेजेस होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो स्टेज 1 जो होता है, जो होता है एनाल्जेसिया होता है, ठीक है। और जो स्टेज 2 होता है वो एक्साइटमेंट होता है, जिसे हम लोग डेलीरियम भी बोलते हैं। और स्टेज 3 होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। और स्टेज 4 में जो होता है मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें आदमी की डेथ भी हो सकती है, कोमा में जा सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस स्टेज में जो है एनेस्थीसिया हम लोग कर सकते हैं। तो स्टेज 3 नाम से पता चल रहा है कि सर्जिकल एनेस्थीसिया, तो हम लोग इसमें सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किसी में नहीं करना चाहिए, इसमें तो कभी नहीं करना चाहिए। एक्साइटमेंट में रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएगा आंसर। अब जो एनेस्थीसिया क्या होता है, तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशंस एंड कॉन्शियसनेस जो होता है वो होता है एनेस्थीसिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने देखा होगा किसी को एनेस्थीसिया दिया और वो जो है वो उसका कॉन्शियसनेस फिर से वापस नहीं आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसका हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसको एनेस्थीसिया देते हैं और उसके बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसको ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये रिवर्सिबल होता है। जो रिवर्स एनेस्थीसिया होता है उसकी जो पोटेंसी होती है हम लोग MAC वैल्यू, जो कि मिनिमम एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग डिफाइन करते हैं। MAC जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंसी के, ठीक है। अगर MAC वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो पोटेंसी जो है बहुत ही कम होगी, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ही क्लास हैं, इनहेलेशनल और पेरेंट्रल। इनहेलेशनल में आएगा आपका गैस में जो कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और वोलाटाइल ऑयल्स में आएगा आपका एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, ईथर, हेलोथेन, डेस्फ्लूरेन। देखिए सब में फ्लूरेन आ रहा है, ठीक है। अब बस ईथर जो है अलग है। ईथर एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये जो एनेस्थीसिया का स्टेज देख रहे हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ईथर का यूज किया था साइंटिस्ट ने। इससे ही पता चला था कि ये जो स्टेज जो होते हैं 1, 2, 3 स्टेज होता है एनेस्थीसिया का, क्योंकि ये स्लोवेस्ट इंड्यूसिंग इसका होता है, इंडक्शन जो होता है स्लोवेस्ट होता है, याद रखिएगा। अब पेरेंटल में आपका आ जाएगा इंड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि
थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिथिल। याद रखिएगा TEMP, टेम्प से, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स में कौन कौन से आते हैं? डाइजापाम, लोराजेपाम, मेटाजोलाम। इसको तो मैंने ऐसे याद किया था कि माइलोडा, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, मेटाजोलम, लोराजेपाम और डाइजापाम। एसोसिएटिव एनेस्थीसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में क्या था? कीटामाइन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है? कीटामाइन होता है। ओपॉइड एनाल्जेसिया में क्या होगा आपको? फेंटानिल, रेमीफेंटानिल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा क्लासिफिकेशन। इसमें वही है कि गाबा, ग्लाइसिन और डोपामिन जो होता है इनहिबिटरी होता है। ग्लूटामेट, एस्पार्टेट जो होता है वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये सब जो होते हैं वो इनहिबिटरी एक्साइटरी दोनों होते हैं। और ये क्लासिफिकेशन आपको पहले बता चुका हूँ, गैस में नाइट्रस ऑक्साइड ये सब होता है। अभी अब हम लोग इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है बेसिकली लाफिंग गैस हम लोग कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये नॉन इरिटेटिंग होता है, ये जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग स्टोर किस में करते हैं? तो ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग, इसमें क्या होता है? एक सेकेंडरी गैस इफेक्ट देखने को मिलता है, सेकेंडरी गैस इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? रिस्क ऑफ बोन मैरो डिप्रेशन होता है, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी भी हो सकती है अगर हम लोग लंबे समय तक इसको यूज करते हैं तो, ठीक है। इतना ही पॉइंट इसमें याद करना है नाइट्रस ऑक्साइड में। अब आते हैं हम लोग हेलोथेन। हेलोथेन जो होता है वो हेपेटोटॉक्सिक होता है। देखिए नाम में पता है, हेलोथेन, हेपेटोटॉक्सिक, HRI दोनों में, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है, इसीलिए हम लोग इसको अस्थमेटिक पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगा तो अस्थमा पेशेंट को रिलीफ होगा, ठीक है। प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल क्या होता है? रैपिडली एक्टिंग होता है, बहुत ही रैपिड काम करता है, 15 to 45 सेकेंड्स में। बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्की कलर का होता है, ठीक है। ये जो होता है 1% इमल्सन होता है, जो कि मिल्क कलर का होता है, ठीक है। ये डे केयर सर्जरी में जो है यूज होता है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कीटामाइन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटामाइन को लोग डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया भी कहते हैं, मतलब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। ये NMDA को ब्लॉक करता है, NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसको हम लोग ग्लाइकोमा पेशेंट में दे सकते हैं और हाइपरटेंसिव पेशेंट में दे नहीं सकते, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। बस यही 2 पॉइंट इसमें याद रखना है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया ब्लॉक करता है NMDA रिसेप्टर को, बस। अब आते हैं हम लोग कुछ ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे कि एस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होगा आपका? इटोमीडिएट ड्रग ऑफ चॉइस होगा। अस्थमा में हेलोथेन, पहले बताया मैं आपको, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है, ठीक है। और शॉक पेशेंट में कीटामाइन देंगे, और न्यूरो सर्जरी वाले पेशेंट को आइसोफ्लोरिन देंगे, और डे केयर सर्जरी में हम लोग प्रोपोफॉल देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सियोफ्लोरिन जो होता है वो क्या होता है? बच्चों में प्रीफर्ड होता है, सेफ होता है, बच्चों में दे सकते हैं हम लोग। अब हमारा वो कंप्लीट हो गया जनरल एनेस्थीसिया। अल्कोहल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए इथेनॉल जब हम लोग इंटेक करते हैं तो उसको अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की मदद से वो एस्टर डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की मदद से वो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम लोग इथेनॉल पॉइजनिंग में क्या देते हैं? डाइसल्फिराम देते हैं। डाइसल्फिराम देता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का, ठीक है। तो याद रखिएगा इथेनॉल का एंटीडोट क्या होगा आपका? उसमें क्या हम लोग यूज करेंगे? तो डाइसल्फिराम यूज करते हैं, ठीक है। मिथेनॉल में क्या हम यूज करते हैं? सेम प्रोसीजर होता है कि मिथेनॉल जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन की मदद से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है रेटिना के लिए, रेटिनल डैमेज कॉज करता है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कि मिथेनॉल जो होता है बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो
इसीलिए आप रेटिनल डैमेज ये कॉज करता है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फोमिपेजोल होता है वो इनहिबिट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को, ठीक है, जिससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक होता है फोमिपेजोल, एक होता है फ्यूमाजेनिल। फोमिपेजोल जो है आपका वो इनहिबिटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, जो कि मिथेनॉल पॉइजनिंग यूज होता है। और जो फ्यूमाजेनिल होता है वो एंटीडोट होता है बेंजोडाइजापिन का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इथेनॉल जो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, और फोमिपेजोल जो होता है स्पेसिफिक इनहिबिटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड जो होते हैं वो फॉर्मिक एसिड जो बनता है यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसलिए हम लोग मिथेनॉल की पॉइजनिंग में क्या क्या दे सकते हैं, इथेनॉल दे सकते हैं, फोमिपेजोल दे सकते हैं, और फॉलिनिक एसिड और फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जो डाइसल्फिराम होता है वो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को भी जो है इनहिबिट करता है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है, याद रखिएगा। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है। इसका ट्रिक ये है कि साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक से सीफोपेराजोन हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, सीफामेंडोल, सीफोटिटार, जी फॉर ग्लिसियोफल्विन, एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, मोक्सालेक्टम एंड प्रोकार्बाजिन, ठीक है। ये आपका था अल्कोहल पॉइजनिंग से, बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आएगा टॉक्सिसिटी से, तो आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सीडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में। सीडेटिव क्या होता है और हिप्नोटिक क्या होता है, आप याद रखिएगा। हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो स्लीप को इंड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम लोग स्लीप इंड्यूसर भी बोलते हैं। सीडेटिव से क्या होता है आपका, बेसिकली एंजाइटी वगैरह रिड्यूस होता है इससे, ठीक है। और ये जो सीडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं वो गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं। देखिए जो बार्बिचुरेट है उसमें आपको क्या रखना है, ये गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन शो करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट पोटेंशिएट गाबा बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ चैनल ओपनिंग। ड्यूरेशन मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ जो चैनल का ओपनिंग होता है उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, है ना, और ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे 1 मिनट में मान लीजिए चैनल खुल रहा है तो 1 मिनट में वो 60 बार जो है ओपन होगा, क्लोज होगा, ऐसे होता रहेगा। और ड्यूरेशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली 1 मिनट के लिए खुलता है लेकिन ये 2 से 3 मिनट के लिए खुलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। गाबा ये ड्यूरेशन को बढ़ाता है, बार्बिचुरेट वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग दी ये करते हैं। नो एंटागोनिस्ट में क्या होता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिक्कुकुलिन होता है वो गाबा ए का एंटागोनिस्ट होता है, और जो फ्लूमाजेनिल होता है वो बेंजोडाइजेपिन का स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बार्बिचुरेट क्लास को, उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से, हाँ यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये EEG लिखा है और EOG लिखा है। EEG आपको किसके लिए होता है, शोइंग द टाइम ऑफ स्लीप साइकिल, ये स्लीप साइकिल की टाइमिंग के लिए होता है। EOQ जो होता है वो आई मूवमेंट के लिए होता है, मेजर करने के लिए। EOQ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सीडेटिव हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सीडेटिव और हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के हो सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के हो सकते हैं, और नॉन बेंजोडाइजेपिन हो सकते हैं, और कुछ अदर होते हैं जो सीनस डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन हम लोग पहले पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया कि बेंजोडाइजेपिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाबा के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को। जो गाबा रिसेप्टर होता है वो 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये बाइंड करता है अल्फा गामा सब यूनिट पे बाइंड करते हैं। अल्फा गामा सब यूनिट पे कौन बाइंड करता है, बेंजोडाइजेपिन बाइंड करते हैं, सीडेटिव होते हैं, और इनका जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, 3 क्लास है, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। अब हिप्नोटिक्स में आएगा डाइजापम, फ्लोराजेपम, नाइट्राजेपम, अल्प्राजोलम, टेमाजेपम एंड ट्रायाजोलम, ठीक है। और एंटी एंजाइटी में आपका, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सी डोला,
सी फॉर हो जाएगा क्लोराडाइजेप ऑक्साइड, डी फॉर हो जाएगा आपका डाइजापम, ओ फॉर ऑक्साजिपम, एल फॉर लोराजिपम, ए फॉर एल्प्राजोलाम। और एंटी कन्वर्सेंट में होगा आपका डाइजापम, लोराजिपम, क्लोराजिपम एंड क्लोबाजम। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो मिडाजोलाम होता है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है और फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, और जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन होता है वो फ्लोराजिपाम होता है। ठीक है, ट्रायाजोलाम भी होता है। अगर आपको ऑप्शन में मिडाजोलाम नहीं दिखेगा तो आप ट्रायाजोलाम आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन बेंजोडाइजेपिन क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग जेड ड्रग्स भी बोलते हैं, जेड ड्रग्स। ठीक है, तो वो होते हैं जोपिक्लोन, इस जोपिक्लोन, जो जोल्पिडेम, जेलेप्लोन, जोपिक्लोन। ठीक है, अब देखिए जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है वो जेलेप्लोन होता है, और जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग वो इस जोपिक्लोन और जोपिक्लोन होते हैं। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं इंसोम्निया में, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब अदर सीएनएस डिप्रेसेंट में आपका आ जाएगा क्लोराहाइड्रेट, ट्राइक्लोफास, मेप्रोबामेट, प्रोमेथाजिन, ये सब आप याद कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाबा ए रिसेप्टर में। गाबा ए रिसेप्टर का एगोनिस्ट जो होता है वो मस्कीमोल, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। और इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं वो बीटा कार्बोलिन और डीएमसीएम। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में आ जाएगा फ्लूमाजेनिल। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन साइड पे, और बिकुकुलिन जो होगा वो नॉन बेंजोडाइजेपिन साइड पे होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव बेंजोडाइजेपिन। तो गाबा बी जो होता है उसमें आप बताइए गाबा बी, बी फॉर ये हो जाएगा, तो बी फॉर बैक्लोफेन का एगोनिस्ट जो होता है गाबा बी का वो होता है बैक्लोफेन। कभी कभी कंफ्यूजन रहती है कि बैक्लोफेन जो होता है वो गाबा ए का होता है कि गाबा बी का होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ गाबा बी मतलब बैक्लोफेन का एगोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट क्या होता है साइक्लोफेन और फैक्लोफेन। अब नाम से पता चल रहा कि ये तो इसी एक ही क्लास के ड्रग होंगे, है ना, साइक्लोफेन, बैक्लोफेन, ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बैक्लोफेन जो होता है वो एगोनिस्ट होता है, बाकी साइक्लोफेन, फैक्लोफेन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बार्बिचूरेट्स के बारे में। बार्बिचूरेट्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं अल्फा बीटा सबयूनिट में। ठीक है, अल्फा गामा पे कौन बाइंड करता है, बेंजोडाइजेपिन बाइंड करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हिप्नोटिक्स होते हैं बेसिकली। और ये जो है इनका जो डोज रिस्पॉन्स का होता है वो बहुत ही स्टीप होता है। अब इनमें आपको याद करना है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। वेरी ईजी है, मैं बताता हूँ आपको। फिनोबार्बिटोन, फिनो मतलब फिनॉल, फिनॉल मतलब ज़्यादा कार्बन। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कार्बन तो लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, जो शॉर्ट एक्टिंग में क्या हो जाएगा आपका ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन। देखिए इनसे कमी तो इनमें कार्बन है, तो ऐसे आप मैंने याद किया था। अब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आएंगे थायोपेंटोन और मिथोक्सिटोन, दो ही हैं। ठीक है, थायोपेंटोन को हम लोग एनेस्थेटिक में देते हैं। अब हम लोग मैंने पढ़ा दिया पहले आपको, टेम्प पी से TEMP, टेम्पी, प्रोपोफॉल और मिथोक्सिटोन, इप्टोमिडेट, और ये थायोपेंटोन। अब जो फिनोबार्बिटोन होता है वो इपिलेप्सी में दिया जाता है, और फिनोबार्बिटोन भी दिया जाता है, सॉरी फिनोबार्बिटोन जो होता है एपिलेप्सी में दिया जाता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है नियोनेटल जॉन्डिस के लिए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पिक्रोटॉक्सिन जो होता है वो ब्लॉक करता है क्लोराइड चैनल के ओपनिंग को। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिवली। फ्लूमाजेनिल जो होता है वो बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट होता है। उनके पॉइजनिंग में, बेंजोडाइजेपिन के पॉइजनिंग में हम लोग ये यूज़ करते हैं फ्लूमाजेनिल। ये इन्वर्स एगोनिस्ट होता है बेंजोडाइजेपिन का रिसेप्टर का, इन्वर्स एगोनिस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके बारे में, सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। मोस्टली पॉइंट मैंने बता दिया आपको, जो कि आपको याद रखना है। बाकी हम लोग देखते हैं आगे, अगर कुछ होगा तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो बेंजोडाइजेपिन वही है। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिडाजोलाम, जिसमें मैंने बताया। इंसोम्निया के लिए बेस्ट कौन सा होता है, तो ट्रायाजोलाम होता है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग में फ्लोराजिपाम हो गया, डाइजापाम हो गया। ठीक है, अब जोल्पिडेम जो होते हैं वो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में होते हैं। ये भी अब क्वेश्चन में आ सकता है कि जोल्पिडेम का क्या होता है, कि एंटीडोट क्या होता है, तो उसको भी फ्लूमाजेनिल जो है ब्लॉक करते हैं, याद रखिएगा। कभी हम लोग कन्फ्यूज होता है कि ये तो बेंजोडाइजेपिन का है, तो कैसे हम लोग इसमें दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। ठीक है, जेलेप्लोन शॉर्ट एक्टिंग होता है, स्लीप ऑनसेट के लिए होता है। इस जोपिक्लोन हो गया लॉन्गेस्ट एक्टिंग, मैंने बताया पहले। जोपिक्लोन हो गया जिसका साइड इफेक्ट होता है ये जरूरी नहीं है। रेमेडियन याद करिएगा, ये मेलाटोनिन का जो है अगनिस्ट होता है, एगोनिस्ट होता है, नॉट एंटागोनिस्ट, याद रखिएगा। एगोनिस्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है आपके उसमें ऑप्शंस में। ठीक है, मैंने बताया ना जेड ड्रग्स इन्हें बोलते हैं, तो याद रखिएगा जेड ड्रग्स। अब हम लोग पढ़ते हैं इपिलेप्सी के बारे में। उसके पहले मैं आपको दो पॉइंट बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेंजोडाइजेपिन होता है
उसका एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। याद रखिएगा, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम बहुत ही कम लोगों को याद रहता है ये, ठीक है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम जो होता है वो बेंजोडाइजेपिन का साइड इफेक्ट होता है। और फ्लूनाइट्राजिपाम जो होता है, याद रखिएगा, फ्लूनाइट्राजिपाम, उसको हम लोग डेट रेप ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या मतलब पहले लोग इसको मिसयूज़ करते थे। इसको ये क्योंकि टेस्टलेस होता है तो इसको लोग दारू वगैरह में, पब वगैरह में इसको मिला के फिर उसको बाद में रेप करते, तो इसीलिए इसको डेट रेप ड्रग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एपिलेप्सी के बारे में। जो एपिलेप्सी होता है उसमें क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स होते हैं, ठीक है। ये जनरलाइज्ड हो सकता है और पार्सल हो सकता है। जनरलाइज में टोनिक क्लोनिक हो गया, ग्रैंड माल, एब्सेंस, मायोक्लोनिक और एटोनिक। पार्सल में सिंपल या कॉम्प्लेक्स। देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इथोसक्सीमाइड जो होता है वो टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। सबको पता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, लेकिन टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वीगाबैट्रिन, अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था वीगाबैट्रिन के से, ये गाबा ट्रांस अमीनेज को इनहिबिट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, फेनोटोइन हो गया, कार्बामाजेपिन हो गया, ये सब बेसिकली 4 मैकेनिज्म्स होते हैं जो भी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं उनके। कौन कौन से होते हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल, इनएक्टिवेशन, और देखिए इनएक्टिवेशन है, एक्टिवेशन नहीं है, याद रखिएगा, इनएक्टिवेशन, सॉरी आप देख नहीं पा रहे हैं, इनएक्टिवेशन होता है। फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड ओपनिंग, इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि इथोसक्सीमाइड में होता है, इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांस अमाइनेज जो कि वीगाबैट्रिन में देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं इसको जो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसके पहले हम लोग अपने क्लासिफिकेशन से मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके बारे में। कहा गया एंटीपिलेप्टिक, मैंने कुछ ऐड तो किया नहीं है, मतलब मैंने इसको अच्छे से दूसरे क्लासिफिकेशन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बारबिचुरेट्स, जिसमें आपका फिनोबार्बिटोन होता है। जैसे मैं पहले अभी बताया आपको, बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो न्यूरल जॉन्डिस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, ड्रग ऑफ चॉइस होता है न्यूरल जॉन्डिस में होता है, और इसको हम लोग एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। अब आते हैं हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन में नाम से पता चल रहा है कि फिनोटोइन हो गया, फॉस्फेटोइन जो हो गया वो हाइडेंटोइन में आएंगे, ठीक है। अब सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड, और बेंजोडाइजिपिन में वही क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोराजेपाम, और डी ऑक्सी बार्बिटोल में प्रिमिडोन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रिमिडोन जो होता है वो इसका, इनके बीच में रिलेशन होता है। प्रिमिडोन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, जब एक्टिव होते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होता है फेनोबार्बिटोल में, याद रखिएगा। इस इम्यूनोस्टिलबिन में आपका आ जाएगा आपका कार्बामाजेपिन, ऑक्सी कार्बामाजेपिन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्लासिफिकेशन पे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वेल्प्रोएट, डाइवल्प्रोक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिनाइलट्राइजिन में लेमोट्राइजिन, साइक्लिक गाबानलग में गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, और कुछ न्यूअर ड्रग्स जैसे कि टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेविटिरासिटाम, बहुत ज़्यादा सेफ ड्रग होता है लेविटिरासिटाम प्रेगनेंसी में, विगाबेट्रिन और टियागाबिन और लैकोसामाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट ये है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। रेमेल्टियन, MT1, MT2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो होते हैं वो इंसोम्निया में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सुवोरेक्सान जो होता है, नाम से पता चल रहा है, ऑरेक्सान, ऑरेक्स मतलब ऑक्जेरिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट, ANT एंटागोनिस्ट, याद रखिएगा। इज इट सिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्लासिफिकेशन। मोस्टली ड्रग्स जो होते हैं उनके मैकेनिज्म जो है उसी में आपको होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, बेंजोडाइजेपिन हो गया, हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में हम लोग क्या करते हैं, IV लोराजेपाम जो होता है यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड माल या कि जनरलाइट टोनिक में हम लोग वेल्प्रोएट यूज़ करते हैं। पिटाइट माल जो कि एब्सेंस सीजन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथोसक्सीमाइड मोस्ट कॉमनली, और फिर वेल्प्रोएट, ठीक है। दोनों ऑप्शन में होगा तो आप वेल्प्रोएट मार्क करिएगा, अदरवाइज आप इथोसक्सीमाइड मार्क करेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी में आपका कार्बामाजेपिन और लेमोट्राइजिन यूज़ करते हैं। इन्फेंटाइल स्पाज में हम लोग वीगाबैट्रिन यूज़ करते हैं। ये हाइडेंटोइन जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन को। इम्यूनोस्टिलबिन मैंने पहले बताया, कार्बामाजेपिन होगा, सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड, टी टाइप कैल्शियम ब्लॉकर होता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका वेल्प्रोएट आ गया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फेनेटोइन का क्या होता है, जो साइड इफेक्ट होता है वो,
फेनोटाइनिन जो होता है हार्सुटिज्म कॉज करता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी ऑफ गम कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। निस्टैगमस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नहीं। वेलप्रोवेट का साइड इफेक्ट ये नहीं होता। ये आपका हो गया आपका एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। मोस्टली आप क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। और एक और बता देता हूँ आपका टियागाबिन का जो मोड ऑफ एक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। टियागाबिन जो होता है वो इट इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ गाबा इनटू द न्यूरॉन्स बाय GAT गेट वन एंजाइम के थ्रू, गेट वन के थ्रू, ठीक है। याद रखिए गेट वन जहाँ भी दिखा आपको टियागाबिन मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये था आपका बेसिकली एपिलेप्सी के बारे में। याद रखिए कार्बामाज़ेपिन को हम लोग देते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियम में देते हैं और न्यूरोपैथिक पेन में देते हैं मोस्टली। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्किंसंस डिजीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पार्किंसंस डिजीज जो होता है उसमें ट्रीमर्स, रिजिडिटी और काइनेसिया जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके कार्डिनल फीचर्स होते हैं। ट्रीमर मतलब शेकिंग, यूजुअली वन साइड आप शेक करेगा, और स्टिफनेस ऑफ द लिम्ब, नेक और द टंग जो होता है वो रिजिडिटी होता है। काइनेसिया, इसका इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है काइनेसिया। और पोस्चर और बैलेंस में इश्यूज होती है। इसमें क्या होता है, जो डोपामिन होता है जो कि इनहिबिटरी होता है, ठीक है, वो जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, पार्किंसन पेशेंट में। कहाँ से होता है, निग्रो स्ट्राइएटल जो होता है ये रीजन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और भी इसमें आता है बीटा अमाइलॉइड जो होता है वो कम से रिलेशन है इसका, वो आप जहाँ भी दिखेगा मार्क कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग को डोपामिन, जो कि इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है। तो हम लोगों का गोल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कम हो रहा है तो हम लोग को डोपामिन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और क्या बढ़ाना चाहिए, डोपामिन बढ़ाना चाहिए, या तो हम लोग कोलिनर्जिक एक्टिविटी को हम लोग कम करना चाहिए, ठीक है। ये मैं देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे देखिए। तो हम लोग एंटी पार्किंसन ड्रग्स देखते हैं, उनके क्लासिफिकेशन मोस्टली जो कि आते हैं, तो मैं अपने उसमें देखता हूँ एंटी पार्किंसनिज्म, हाँ यहाँ पे है। देखिए एंटी पार्किंसन में आपके दो सिस्टम पे काम करेंगे। एक तो होगा आपका डोपामिनर्जिक सिस्टम पे जो ड्रग काम करेंगे डोपामिन को बढ़ाने के लिए, और इस कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करेंगे एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए, ठीक है, एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए। तो हम लोग डोपामिन प्रिकर्सर दे सकते हैं, लीवोडोपा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं जैसे कार्बिडोपा बेंजराइड। डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट दे सकते हैं जैसे कि बोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल, प्रामिपेक्सोल। माओ बी इनहिबिटर देते हैं, याद रखें माओ बी इनहिबिटर देते हैं आपके सिलेजिनिन, रासाजिलिन, और जैसे कॉम्ट इनहिबिटर, COMT इनहिबिटर होते हैं जैसे एंटा कैपोन और टोल्का कैपोन। कैपोन देखिए इसमें आ रहा है तो आप इसे याद कर सकते हैं। और NMDA रिसेप्टर अगेंस्ट दे सकते हैं डोपामिन फेजेटिव जो कि एमेंटाडिन होता है, ठीक है। ये लिबरेट करता है डोपामिन फ्रॉम द नर्व एंडिंग। अब सेंट्रल ड्रग जो होते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, उसमें ट्राइहेक्सफेनाइडिल होता है, THP और प्रोसाइक्लिडिन और बाइपेरिडन। और एंटीसेमिन हम लोग याद कर सकते हैं और फेनाड्रिन और फ्लोरोथाजिन। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि जो बीपेराडिन हो गया, और बेसिकली जो कोलिनर्जिक होते हैं वो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में यूज़ करते हैं। ऐसा पार्किंसनिज्म जो किसी भी ड्रग के कारण हो गया, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ठीक है। अब देखिए कन्फ्यूजन होती रहती है कि एंटी पार्किंसन एल्जाइमर्स में, तो एल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है, न्यूरोडिजेनरेशन होता है हिप्पोकैम्पस रीजन में, प्रेजेंस ऑफ न्यूरेटिक प्लेक कंटेनिंग बीटा एमाइलॉइड, सॉरी एल्जाइमर्स होता है उसमें बीटा एमाइलॉइड में होता है, और इसमें पार्किंसन में ऐसा नहीं होता। मैंने शायद गलत बता दिया पहले आपको, तो याद रखिएगा, आई एम सॉरी। कन्फ्यूजन, वही तो कन्फ्यूजन इन दोनों में होता रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ डोपामिन प्रिकर्सर कौन देते हैं, क्योंकि इन डोपामिन लीवोडोपा से ही डोपामिन बनता है, ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर लेता है इजीली, ठीक है। इट इज़ कन्वर्टेड टू डोपामिन इन द ब्रेन बाय डोपा डीकार्बोक्सिलेज, इट कॉजेज ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इंक्रीजेज द सेंट्रल डोपामिन लेवल, सेंट्रल डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब कार्बिडोपा इसके साथ क्यों देते हैं, क्योंकि जो लीवोडोपा होता है
वो पेरिफेरली मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही कम परसेंटेज जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच पाता है, ठीक है, अबाउट 2% 3% ऐसे। तो इसीलिए हम लोग इसको इसके साथ कार्बिडोपा देते हैं, क्योंकि जो कि पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है, तो डोपामिन नहीं बन पाता है पेरिफेरल सिस्टम में। इनहिबिट पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज प्रिवेंटिंग पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन, ये जो ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। माओबी इनहिबिटर में सिलेजिनिल हो गया, इरिवर्सिबली क्रॉस करता है। दिस इरिवर्सिबली इनहिबिट माओ बी, जिससे कि डोपामिन डिग्रेडेशन जो होता है ब्रेन में कम हो जाता है और दूसरे फंक्शन को बढ़ा देते हैं ये डोपामिन की। कॉम्प्ट इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे कि एंटिकापोन, याद रखिएगा एंटिकापोन जो पेरिफेरली काम करता है और टोल्कापोन जो होता है दोनों सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों काम करता है। इट इनहिबिट्स कैटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज। एंटाकापोन एक्ट्स पेरिफेरली, पहले बताया। टोल्कापोन जो होता है वो बोथ सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों काम करता है। इट प्रिवेंट्स लीवोडोपा का ब्रेकडाउन। डोपामिन फैसिलिटेटर में आपका आएगा एमेंटाडिन, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग होता है। इट फैसिलिटेट्स डोपामिन रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड इनहिबिट डोपामिन अपटेक। ये जो होता है एनएमडीए का एंटागोनिस्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि टीएचपी ट्राइहेक्सफेनाइडिल बेंजट्रोपिन, ये जो होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, जैसे मैंने पहले बताया। ब्लॉक सेंट्रल मस्कैरिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, रीस्टोरिंग बैलेंस बिटवीन द डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटीसाइकोटिक्स के बारे में। उसके पहले जो रेशियो होता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा का और लीवोडोपा बेंजोडाइजाइड का, वो होता है 4:1, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एंटीसाइकोटिक्स में क्या होता है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका जो कांटेक्ट होता है रियलिटी से वो कम हो जाता है, ठीक है। इस केस में डोपामिन जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज इन डोपामिन कॉजेस साइकोसिस, ठीक है। इसलिए ज़्यादा प्यार करेंगे, ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ज़्यादा प्यार करने से डोपामिन रिलीज ज़्यादा जाएगा तो हम पागल हो सकते हैं, यानी एंटी साइकोसिस में क्या होता है डोपामिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से देख लेते हैं अपने क्लासिफिकेशन से। हाँ आ गया। तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं उनको हम लोग न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं, और जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, उसको हम लोग बोलते हैं थाइमोलेप्टिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत कम जगह मिलता है, क्योंकि ये मैंने जीपेट के पहले नहीं, बाद में जब पढ़ना शुरू किया तब मैंने देखा इसको थाइमोलेप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो कि न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं इनको। देखिए क्योंकि साइकोसिस में क्या होता है डोपामिन बढ़ रहा है, डोपामिन को हम लोग कम करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो उसमें क्लासिफिकेशन ये है कि फिनोथायाजीन्स होते हैं, इसमें एलिफेटिक साइड चेन में क्लोरप्रोमाजीन आ गया, ट्राईफ्लूप्रोमाजीन हो गया। पहले तो आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद जो भी ड्रग्स होंगे वो बताऊंगा आपको। और पाइपरिडीन साइड चेन जो होता है वो थायरोडाजोन हो गया, और पेपरजीन साइड चेन में आपका ट्राईफ्लूपेराजीन और फ्लूपेनाजीन, ठीक है। और ब्यूटाइरोफिनोन, याद रखें ब्यूटाइरोफिनोन्स नाम से हेलोपेरिडोल, ट्राईफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूपेरिडोल, बेनपेरिडोल नाम से इतना अच्छा लगता है कि पेरिडोल करके, तो इसको याद कर लीजिएगा, ब्यूटाइरोफिनोन्स होते हैं, ठीक है। थायोजैंथिन में आपका फ्लूपेंथैक्सिजोल आएगा, थिक्स आ गया ना, थिक्स यहाँ भी आ रहा है। अदर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपका पीमोजाइड, लोक्सापिन और लिवोसल्फेट होगा, ठीक है। ये टिपिकल याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते रहते हैं। इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोप्रोमाजीन के बारे में। जो क्लोरोप्रोमाजीन होता है वो ड्रग ऑफ होता है इंट्रैक्टेबल हिकअप्स में, ठीक है। ये एम्फेटामिन पॉइजनिंग में भी यूज होता है, ठीक है, क्लोरोप्रोमाजीन। और क्लोरोप्रोमाजीन होता है लीस्ट पोटेंट होता है। एक होता है प्रोक्लोरपेराजीन, जो कि एंटीमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। इसमें थायरोडाजोन जो होता है वो बैन है, क्यों? क्योंकि ये रेटिनल डैमेज करता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं RID आ रहा है इसके अंदर, तो रेटिनल, आर पर रेटिना डैमेज, ठीक है। अब आते हैं पेपराजिन में 2 ड्रग्स होती हैं, इनके बारे में कुछ नहीं है। ब्यूटाइरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल जो होता है वो गिलेज डी टॉरेट सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गिलेज डी सॉरी
हेलोपेरिडोल होता है वो गिलेज डी टॉरेट सिंड्रोम में यूज होता है, ठीक है। अब पेनफ्लुरिडोल जो होता है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है और मोस्ट पोटेंट भी होता है। अब हम लोग देखते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। जो टिपिकल होते हैं वो सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एटिपिकल होते हैं डोपामिन रिसेप्टर के साथ साथ अदर रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, जैसे कि क्लोजापिन हो गया जो कि बहुत ही कम डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये एंटी सुसाइडल ड्रग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रेस्पेरेडोन मैक्सिमम D2 ब्लॉकेट कॉज करवाता है। ओलेंजापिन हो गया, क्यूटियापिन, एरिप्रिप्राजोल जो कि डोपामिन D1 D2 पार्शियल एगोनिस्ट होता है और 5-HT2A का एंटागोनिस्ट होता है, याद रखिएगा। जिप्रासिडोन एमिसल्फराइड जो होता है D2 और D3 का एंटागोनिस्ट होता है। लिवोसल्फराइड जो होता है और सल्फराइड हो गया, ये भी आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीमावेंसेरिन जो होता है, आप याद रखिएगा, रीमावेंसेरिन 5-HT2A इनवर्स एगोनिस्ट होता है उनका। डज नॉट एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर, ये D2 रिसेप्टर काम नहीं करता है, ठीक है। ये एंटीसाइकोटिक के बारे में था, मोस्टली मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको। अरे छोटा हो जाए, छोटा नहीं हो रहा है, क्या हो गया। वो हम लोग टिपिकल बता दिया आपको। टिपिकल में कौन कौन से आते हैं, तो क्लोरप्रोमाजिन हो गया, हेलोपेरिडोल जो कि बुटायरोफिनोन कैटेगरी का होता है, मेनली ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। हेलोपेरिडोल इज हाईली पोटेंट, लीस्ट सीडेटिव, बट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लोजापिन जो होता है वो फर्स्ट एंटी सुसाइडल ड्रग होता है जो कि FDA द्वारा अप्रूव्ड हुआ था। रेस्पेरेडोन जो होता है वो सिजोफ्रेनिया में होता है। क्लोजापिन का जो एक साइड इफेक्ट होता है ये ग्रेनुलोसाइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको एंटीसाइकोटिक के बारे में कुछ पता चला होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और हम लोग देखते हैं मैनिया और हेलुसिनोजेंस में, ठीक है। मैनिया एंटी मैनिक ड्रग्स में आपका बेसिकली मैनिया को हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेशन, एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, इनिबिशन, वी हैड एक्साइटेशन, स्टॉप, गो। मतलब ऐसा लगता है कि एक समय आदमी ऐसा हाइपर एक्टिव रहेगा और एक समय शांत रहेगा, ऐसा होता है इस मैनिया केस में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम जो कार्बोनेट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इसके प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड में हम लोग लिथियम कार्बोनेट यूज करते हैं। लिथियम की टॉक्सिसिटी होता है तो ट्रिमर्स, एटैक्सिया और कोमा हो सकता है। अदर एजेंट जैसे कि सोडियम बाइप्रोलेट देते हैं, कार्बामाज़ेपिन देते हैं और ओलांजापिन देते हैं। देखिए लिथियम कार्बोनेट याद रखिएगा फॉर मैनिया बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। हेलुसिनोजेंस में क्या होते हैं, साइकोमाइमेटिक होते हैं बेसिकली। इंडोल मीन्स में आपका LSD, साइलोसाइबिन, फिनाइल अल्काइल मीन्स में आपका मेस्कालिन हो जाएगा, कैनाबिनॉल्स में होगा टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो कि एक्टिव प्रिंसिपल होता है किसका, कैनाबिस इंडिका का, बस इतना याद रखना है। हेलुसिनोजेंस जो होते हैं वो these are drugs that cause distortion in the person's perception to retinal hallucinogens, आपको पता होगा आई गेस। चलो हम बता देते हैं आपको। तो भांग वांग कोई खाता ही होगा, तो आप देखते होंगे भांग खा लेता तो ऐसा लगता है कि रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, है ना। तो ये होता है कि पर्सन का परसेप्शन रियलिटी से अलग हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट के बारे में। डिप्रेशन, आई थिंक आपको बताना नहीं पड़ेगा कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मतलब फीलिंग सैड फीलिंग करना, है ना, और सुसाइडल फीलिंग आना, अनहैप्पी रहना, ये सब जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। वो बेसिकली किसके कारण होता है, डोपामिन हो गया और सीरोटोनिन हो गया और नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, इनका डिक्रीज बहुत बॉडी में कम हो जाते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें इनको बढ़ाते हैं, डोपामिन को बढ़ा देंगे कैसे भी करके, सीरोटोनिन को बढ़ाएंगे, है ना। तो ऐसे इसका ट्रीटमेंट होता है। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सब बताते हैं आपको। पहले से हम लोग अपने क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर है तो। हाँ है, बहुत कम है लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं मेटाबोलाइज होते हैं CYP2D6 से, डी आ रहा है इसमें तो इससे आप देख लीजिएगा। उसमें आता है आपका रिवर्सिबल माओ इनिबिटर्स, मोक्लोबेमाइड, क्लोरगाइलिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन के रिसेप्टर को इनिबिट करता है, जो दोनों को रिसेप्टर को इनिबिट करता है वो
मिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्राइमिप्रामिन, डॉक्सेपिन, दोथेपिन और क्लोमिप्रामिन। यहाँ पे याद रखिएगा एमिट्रिप्टाइलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ नॉरएड्रेनलिन, प्रीडोमिनेटली नॉरएड्रेनलिन को रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, जैसे डिसिप्रामिन हो गया, नॉरट्रिप्टाइलिन, अमोक्सापिन, रेबुक्सजेटिन, ठीक है। और सेलेक्टोसेरोटोनिन रिसेप्टर के इनहिबिटर्स में आते हैं आपको एसएसआरआईज में फ्लुओजेटिन। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार क्वेश्चन आया है उसमें। लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, फ्लोक्सामिन हो जाएगा, पैरोजेटिन हो जाएगा, ये सब। बाकी सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, सेटोप्राम, टोपोक्सोटिन, ये सब तो होते ही हैं। और जो कि सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनलिन रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, दोनों के रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, वो होते हैं आपके वेनलाफैक्सिन और डुलोजेटिन। देखिए डुलोजेटिन और पैरोजेटिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। डुलोजेटिन जो होता है वो एसएनआरआई होता है और ये एसएसआरआई होता है, ठीक है, पैरोजेटिन। ए टिपिकल में आपका आ जाएगा ट्राइजोडोन, मियानसेरिन, मिर्जापिन, बुप्रिन, नॉरपिन, बुप्रोपियन और डियानेप्टिन, ये सब, एटोमैक्सिटिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंजाइटी अटैक के लिए हम लोग बेंजोडाज़ेपिन देते हैं, लोराज़ेपाम, ठीक है। एक्यूट एंजाइटी अटैक किसी को आया तो लोराज़ेपाम जो हम लोग इसको देंगे। हमें कभी भी टैमॉक्सीफेन और फ्लूओजेटिन को कंबाइन नहीं करा जाए, क्यों? क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है। बेसिकली जो टैमॉक्सीफेन होता है वो ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस होता है। वो लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया आपको। वही डोपामीन, नॉरएड्रेनलिन और सेरोटोनिन के डिक्रीज के कारण ऐसा होता है। मॉ इनहिबिटर्स में जैसा कि नॉन सेलेक्टिव में ट्राइनाइल सिप्रोमिन फिनेल्जिन, बहुत दिन हो गया, फिर रिवीजन करना पड़ेगा उनका। सेलेक्टिव मॉ इनहिबिटर में मोक्लोपेमाइड रिवर्सिबल। देखिए चीज रिएक्शन में हम लोग क्या देते हैं, आईवी फेंटोलामिन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइसाइक्लिक एंटासिड पहले बता दिया आपको, एमिट्रिप्टाइलिन हो गया, इमिप्रामिन हो गया, ये सब जो होते हैं सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनलिन को दोनों को एप्टेक को इनहिबिट करते हैं। इनका जो एक साइड इफेक्ट होता है एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, इनमें ड्राई माउथ कॉज करते हैं, अल्फा ब्लॉकर इन्हें हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब जो चीज रिएक्शन होता है वो टायरामिन के साथ देखने को मिलता है। माओ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो जब टायरामिन के साथ देते हैं तो हम लोग चीज रिएक्शन को हम लोग देखने को मिलता है। माओ इनहिबिशन अलाउज टायरामिन एक्यूमुलेशन। अब हम लोग देखते हैं एंटी डिप्रेशन कुछ ड्रग्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ आपको। एसएसआरआई हो गए जैसे कि फ्लूओजेटिन, पैरोजेटिन, सर्ट्रालिन फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं। इनमें कोई भी एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होता है। फ्लूओजेटिन जो होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, पहले बता चुका। बुप्रोपियन जो होता है वो एटिपिकल में आता है और मिर्जापिन जो होता है एटिपिकल में आते हैं। बुप्रोपियन जो होता है इनहिबिट करता है नॉरएड्रेनलिन को और डोपामिन रीअपटेक को। ये स्मोकिंग सीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग सीजन में हम लोग बुप्रोपियन जो है यूज़ करते हैं। और जो मिर्तजापिन है वो ब्लॉक करता है प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। याद रखिएगा प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। एसएनआरआईज में हम लोग देख सकते हैं वेनलाफैक्सिन, डुलोजेटिन जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, ऐसे डुलोजेटिन। एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आर प्रीफर्ड फॉर फोबिया। देखिए ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी हम लोग यूज़ करते हैं एसएसआरआई का, ठीक है। और जनरलाइज एंजाइटी में तो यूज़ करते ही हैं। हम लोग देखते हैं एंटी एंजाइटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। एंटी एंजाइटी, हाँ, एंटी एंजाइटी में देखिए हम लोग ब्राह्मी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोग्नोसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इनमें बेंजोडाज़ेपिन दे सकते हैं, जैसे कि डाइज़ापाम, ऑक्साजिपाम, लोराज़ेपाम, एप्राजोलम और क्लोराज़ेपाम, ठीक है। एजापिरोन में बुस्पिरोन, जेपिरोन, इस्पापिरोन, पिरोन आ रहा है तो ये एजापिरोन्स होते हैं। याद रखिएगा 5-HT1A अगनिस्ट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ एंटीस्टामिक दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीजीन, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल दे सकते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। पेशेंट विद सीवियर एंजाइटी एंड डिप्रेशन हम लोग बुप्रेनोर्फिन नहीं देना चाहिए उसको। साइबुट्रामिन याद रखिएगा एक ओबेसिटी के ट्रीटमेंट जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिथाइल फेनिडेट और एटोमॉक्सिटिन जो होता है वो ADHD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं हम लोग उनके ट्रीटमेंट में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया एंटी एंजाइटी ड्रग भी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओपाइड एंटा एनाल्जेसिक्स, ओपाइड्स।
ओपाइड एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स पता होगा आपको, जो कि दर्द को कम करने के लिए होते हैं एनाल्जेसिक्स। हम लोग NSAIDs पढ़ चुके होंगे, वो नॉन ओपॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये ओपॉइड्स ड्रग होते हैं जो कि एनाल्जेसिक में यूज होते हैं। अब ओपॉइड के रिसेप्टर 3 होते हैं बेसिकली, म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर याद कर लीजिएगा, इसमें यूफोरिया होता है, ठीक है, और कप्पा रिसेप्टर में डिस्फोरिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टिपेशन जो होता है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब जो ओपिएट ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये बोलिए। नेचुरल में आपका हो जाएगा मॉर्फिन, कोडीन, और सिंथेटिक में आपका हो जाएगा हेरोइन, हाइड्रोमॉर्फोन। सिंथेटिक में जैसे कि फेंटानिल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ट्रामाडोल हो गया। मिक्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में पेंटाजोसिन और बुप्रेनोर्फिन हो जाएगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं मॉर्फिन का जो एक्शन होता है वो। मॉर्फिन जो होता है मियोसिस कॉज करता है, पिन पॉइंट पिपल्स, एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस भी कॉज करता है। हिस्टामिन का रिलीज हो सकता है इससे, ठीक है। और नोजिया एंड वॉमिटिंग, यूफोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यूफोरिया हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, वीगल स्टिमुलेशन, इसका कारण क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, सीरियस हो जाता है, ठीक है, मॉर्फिन। अब हम लोग नैलोक्सोन याद रख सकते हैं। नैलोक्सोन जो होता है वो ड्रग ऑफ जो होता है मॉर्फिन के पॉइजनिंग में बेसिकली हम IV रूट से देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होता है। नैलट्रेक्सोन जो होता है वो ओरली इफेक्टिव होता है फॉर डिपेंडेंस मेंटेनेंस, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आगे देख लेते हैं कुछ अपने क्लासिफिकेशन में। हाँ, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। हाँ, देखिए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये डिक्रीज करते हैं नॉर एड्रेनल के रिलीज को, ठीक है। 3 होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर। म्यू जो होता है यूफोरिया, याद रखिएगा, म्यू यूफोरिया, और कप्पा जो होता है डिस्फोरिया, और प्रो कन्वर्जन जो होता है डेल्टा में। कप्पा रिसेप्टर में साइकोमाइमेटिक इफेक्ट होता है, जो कि कभी जो विड्रॉल सिम्टम होता है ओपियोइड का उसको हम लोग मीथाडोन से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो होता है वो NMDA रिसेप्टर का ब्लॉक करता है। ओपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं वो ओपन करते हैं पोटेशियम इनहिबिटर कैल्शियम चैनल को, ठीक है। जीटा ओपियोइड रिसेप्टर जो कि टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है। फ्लुप्रेटिन नॉन ओपियोइड, नॉन एनसिड, नॉन स्टेरॉइडल एनाल्जेसिक होता है। अब यहाँ से आपका इसके वो देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। एक्चुअली हम लोग मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन याद रखिएगा म्यू रिसेप्टर पे काम करता है, कोडीन एंटीटेसिव होता है। सिमेथेंटिक में डाइस्टाइल मॉर्फिन याद रखिएगा। हेरोइन किसे कहते हैं, डायल स्टाइल मॉर्फिन को कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता रहता है। फॉल्कोडीन, इथाइल मॉर्फिन। सिंथेटिक में आपका ये सब आ जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा मीथाडोन जो होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। ट्रामाडोल जो होता है म्यू रिसेप्टर काम करता है, पार्शियल अगेनिस्ट होता है उसका। फेंटानिल जो होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। और कुछ एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होता है जिसमें नैरोफिन हो गया, पेंटाजोसिन और बुटाफिनॉल। पार्शियल म्यू एगोनिस्ट और कप्पा एंटागोनिस्ट होते हैं वो बुप्रेनोर्फिन होता है। नैलोक्सोन जो होता है वो प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है। नैलट्रेक्सोन का टी जो होता है वो 10 आवर्स का होता है। मीथेडोन जो होता है वो ड्रग ऑफ होता है ओपियोइड डी एडिक्शन में होते हैं। और नेबिमिटोन जो होता है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट होता है। इटोरफिन जो होता है वो इक्विपोटेंट होता है। देखिए फॉलोइंग ड्रग इज इक्विपोटेंट ऑन बोथ 3 ऑफ देम, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा, तो इटोरफिन होता है, ठीक है। ओपियोइड प्रिफर्ड ओवर एस्पिरिन। ओपियोइड एस्पिरिन को हम लोग, एस्पिरिन के ऊपर हम लोग ओपियोइड को प्रेफर करते हैं। बर्न, अगर किसी को बर्न हो गई है उसके कारण पेन हो रहा है तो हम लोग ओपियोइड यूज करेंगे रादर देन एस्पिरिन, ठीक है। डाइफेनॉक्सिलेट जो होता है वो पैथिडीन से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, फेंटानिल जो होता है वो 80 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से ज़्यादा पोटेंट होता है फेंटानिल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग ट्रांसडर्मल पेस्ट से देते हैं क्रोनिक पेन के लिए। मीथेडोन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग म्यू एगोनिस्ट होता है, जो कि ड्रग होता है सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में। पैथिडीन जो होता है वो मीपेरिडिन, इट इज़ प्रिफर्ड इन लेबर, लेस फीटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, एंटी मस्करनिक टेकिकार्डिया कॉज करता है, ठीक है। ट्रामाडोल याद रखिएगा वीक म्यू एगोनिस्ट होता है,
इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। वार्निंग ये है कि सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग इसको एसएसआरआई के साथ देते हैं तो। लोपेरामाइड जो है एंटी डायरियल ड्रग होता है, वो ब्लड मेमोरी को क्रॉस नहीं करता। ये सब थे आपके ओपियोइड्स के बारे में। अब लास्ट टॉपिक आ गया है इसका, स्टिमुलेंट्स एंड कॉग्निशन एनहांसर्स। इसमें कन्वर्सेंट्स होते हैं, ठीक है। सीनस स्टिमुलेंट में कन्वर्सन जैसे कि स्ट्रैक्चरिन हो गया, याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड, निकोटॉक्सिन को स्टिमुलेंट्स में आपका एम्फेटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल फेनिडेट में आपका जाएगा कोकेन और कैफीन। कॉग्निशन एनहांसर में याद रखिएगा, जिसको हम लोग नूट्रॉपिक्स भी बोलते हैं कॉग्निशन एनहांसर को। ये एंजाइमल डिजीज में लोग यूज़ करते हैं, जो कि पहले बताया कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर जैसे कि डोनपेजिल हो गया, रिवास्टिगमिन हो गया, गैल्टामिन, ये सब नोटॉपिक्स होते हैं। एनएमडीए के एंटागोनिस्ट जैसे कि मिमेंटीन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। इसलिए इसमें आपका पैरासीटाम आ जाएगा और जिंको बिलोबा आ जाएगा। तो हाँ, ये ख़त्म हो गया। देखता हूँ कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं बचा, नहीं कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं बचा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू। आप लोग इसके लिए बोल रहे हैं तो मैं इसको लेकर आया। अगर कोई गलती हो रही है हमारी वीडियो में तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं और आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे बारे में, ठीक है। थैंक यू।